उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का शुभारंभ 10 मई से होने जा रहा है। प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। इस यात्रा के लिए 15 अप्रैल से शुरू हुआ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 21 लाख के पार चला गया है। मई महीने की बुकिंग फुल हो चुकी है, लेकिन अगर आप मई में ही चारधाम यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज आई है, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए यात्रियों के लिए उत्तराखंड सरकार ने आज से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी है। हरिद्वार, ऋषिकेश में काउंटर्स खोल दिए गए हैं, जहां से रजिस्ट्रेशन करवाकर आप चारधाम यात्रा का आनंद ले सकते हैं। दस मई से उत्तराखंड यानी देवभूमि में चारधाम की यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है और भक्तों में अभी से जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 15 अप्रैल से अभी तक 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने खुद को रजिस्टर कर लिया है। धामों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए संख्या तय की गई है। इसके आधार पर मई माह की यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फुल हो चुके हैं। हालांकि जून महीने के लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण उपलब्ध है। लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आज सुबह 5 बजे से हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू की गई है, जो हर रोज रात 8 बजे तक चलेगी। हर दिन कुल मिलाकर 1000 लोगों का ऋषिकेश से और 500 लोगों का हरिद्वार से रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप भी चारधाम यात्रा पर जाना चाहते हैं और आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हरिद्वार में 3 और ऋषिकेश में 8 काउंटर बनाए गए हैं, जहां से आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। आपके पास आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट भी जरूरी है। इसके अलावा आपके पास अपना फोटो और मोबाइल होना चाहिए। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो उसको भी रजिस्टर्ड कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। रजिस्ट्रेशन में यात्रियों को QR कोड स्लिप की व्यवस्था की गई है। QR कोड को स्कैन करने पर यात्रा से जुड़ी जानकारी हासिल की जा सकेगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा आप सड़क से या हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हैं। ये यात्रा हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से शुरू की जा सकती है। देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश से सड़क के जरिए आप इन तीर्थ स्थलों तक पहुंच सकते हैं। हरिद्वार स्टेशन पर उतरने के बाद चारधाम यात्रा को पूरा करने के लिए ऋषिकेश, बरकोट, जानकी चट्टी होते हुए यमुनोत्री पहुंच सकते हैं। वहां से उत्तरकाशी, हरसिल होते हुए गंगोत्री तक जा सकते हैं। इसके बाद धनसाली, अगस्त्यमुनि और गुप्तकाशी होते हुए केदारनाथ पहुंचा जा सकता है। केदारनाथ धाम की यात्रा के बाद चमोली, गोपेश्वर से गोविंद घाट होते हुए बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। बद्रीनाथ में चारधाम की यात्रा पूरी कर आप जोशीमठ से ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार पहुंच सकते हैं। चारधाम की यात्रा के लिए बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। चारधाम यात्रियों के लिए आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसे आवश्यक दस्तावेज को पास में रखना जरूरी है। इसके अलावा तीर्थयात्रियों को जैकेट, दस्ताने, स्वेटर, ऊनी मोजे और रेनकोट भी रखना चाहिए। ग्रिप वाले आरामदायक जूते पहनने की सलाह तीर्थ यात्रा के दौरान दी जाती है। चारधाम यात्रियों की सुविधा के लिए डिलक्स और बजट आवास की सुविधा मिलती है। हेलीकॉप्टर की बुकिंग आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा चलने में असमर्थ लोगों के लिए पालकी, घोड़ा और पिट्ठू की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो देर किस बात की है, आप भी हो जाइए चारधाम यात्रा के लिए तैयार, क्योंकि 10 मई से चारधाम यात्रा के आगाज के साथ ही केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम श्रद्धालुओं की आवाजाही से गुलजार होने वाले हैं, जबकि 12 मई से बद्रीनाथ धाम भी बद्री विशाल के जयकारों से गूंजने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले भगवान केदारनाथ की विग्रह डोली फाटा पहुंची, जहां डोली का पूरे जोश और उत्साह के साथ स्वागत किया गया। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पे हैं, लेकिन इस बीच चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 21 दिनों में 21 लाख के पार पहुंच गया। बुकिंग का यह आंकड़ा एक रिकॉर्ड बनाता दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में 6 महीने के शीतकालीन प्रवास के बाद बाबा केदार की डोली का कारवां फाटा पहुंचा, तो उनके स्वागत के लिए स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का रेला साथ साथ चला। हर हर भोले के जयकारों के गूंज के बीच बाबा केदार की विग्रह डोली केदारनाथ धाम की यात्रा पर है।
10 मई को केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे, जिसके बाद शुरू हो जाएगी प्रसिद्ध केदारनाथ धाम की यात्रा। केदारनाथ ही नहीं बल्कि बद्रीनाथ धाम भी श्रद्धालुओं की आवाजाही से आने वाले दिनों में गुलजार होने वाला है। ऐसे में जहां मंदिर परिसर को सजाने संवारने का काम मंदिर समिति के जिम्मे है, वहीं और दूसरी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए रोजाना प्रशासनिक टीमें धाम पहुंच रही हैं। बता दें कि 10 मई से चारधाम यात्रा की शुभ शुरुआत के साथ ही केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम श्रद्धालुओं की आमद से गुलजार होने वाले हैं। तो वहीं 12 मई से बद्रीनाथ का दरबार भी बद्री विशाल के जयकारों से गूंजने वाला है। चारधाम यात्रा की तैयारियां भी अपने आखिरी दौर में हैं। ऐसे में सरकारी मशीनरी भी इन धामों में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा पाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। फिलहाल तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वहीं यात्रा की तैयारियों के बीच उसके पंजीकरण के बढ़ते आंकड़े नित नई ऊंचाई भी छू रहे हैं। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, चारधाम यात्रा की तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। कुछ जगहों पर अभी भी तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। इसी तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। देखिए उसकी तस्वीरें। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं और उससे पहले जोशीमठ और हेलंग, जो कि बद्रीनाथ यात्रा के लिए सबसे बड़ा परेशानी का सबब बना रहता था पिछले वर्ष तक, हेलंग से लेकर जोशीमठ के मारवाड़ी पुल तक हर वर्ष यात्रा काल में 2 से 2.5 घंटा हर तीर्थयात्री जाम की परेशानी से दो चार होना पड़ता था। लेकिन इस बार तीर्थयात्रियों के लिए बड़ी राहत मिलने वाली है। जहां हेलंग से जोशीमठ 13 किलोमीटर के मार्ग को चौड़ा कर दिया गया है, ब्लैक टॉप सड़क हो चुकी है। वहीं जोशीमठ से जो मारवाड़ी का मार्ग है, इसको भी पूरी तरह से इस समय डबल लेन बनाया जा रहा है और सड़क मार्ग पर तेजी से काम किया जा रहा है। जोशीमठ से मारवाड़ी तक हर तरफ इस समय सड़क मार्ग चौड़ाकरण किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस सड़क मार्ग को जल्दी से जल्दी इसे बनाना है, इस पे ब्लैक टॉप होना है, दीवारें बनाई जा रही हैं, सड़क को चौड़ा किया जा रहा है ताकि तीर्थयात्री आसानी से, मतलब 2 गाड़ियां भी आसानी से आर पार हो जाए। क्योंकि हर बार का ये समस्या बनी रहती है। तीर्थयात्री 5 बजे अगर जोशीमठ पहुंच जाता है तो बद्रीनाथ पहुंचने में उसे 10 बज जाते हैं। 1.5 घंटे का रास्ता है और जोशीमठ हेलंग से लेकर मारवाड़ी पुल पहुंचने तक हर तरफ जाम की स्थिति में इन्हें फंसना पड़ता है। तो इस बार ये बड़ी राहत जो है बद्रीनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों को मिलने वाली है, क्योंकि ये सड़क मार्ग जहां पे भी जाम की स्थिति बनी रहती है। हालांकि इस वर्ष पूरा मार्ग जोशीमठ से मारवाड़ी तक नहीं बन पाया है, लेकिन जितने जाम वाले पॉइंट हैं उन सभी को चौड़ा कर दिया गया है और अभी भी तेजी से लगातार काम जारी है, क्योंकि अब महज कुछ दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में इस बार बड़ी राहत जो है तीर्थयात्रियों को मिलेगी। वो समय पे बद्रीनाथ पहुंच पाएंगे और समय पे जोशीमठ को वापसी में पार कर पाएंगे। कमल नयन सिलोड़ी, जोशीमठ। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने की कोशिशें पिछले कई दिनों से जारी हैं और अब क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, ऐसे में जंगल की आग को जल्द बुझाने की चुनौती ज्यादा बढ़ गई है। एक तरफ वन कर्मियों के साथ वायुसेना की भी कोशिश है कि जंगल की आग पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके, तो वहीं कुछ जिलों में बारिश होने से भी जंगल की आग शांत हो रही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा से ठीक पहले हरे भरे पहाड़ धधक रहे हैं, जंगल झुलस रहे हैं। जंगली जानवर और प्राकृतिक संपदा का कितना नुकसान हो गया है, इसका तो आकलन अभी बाकी है, मगर फिलहाल जंगल की दावानल को बुझाने की एक बड़ी चुनौती मुंह बाए खड़ी है। आग हमारे लिए बड़ी चुनौती है और इसके शांत करने के लिए, वनाग्नि को शांत करने के लिए, आग बुझाने के लिए सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। चाहे वो सेना की मदद लेनी हो, अन्य संस्थानों की मदद लेनी हो, लोगों को लगाना हो या इसमें कड़ाई करनी हो। जो लोग इसको जो है कहीं पर भी आग लगाने में शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी हो।
वो सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी हम इस पर काबू पाएं। सुलगते जंगल की ये तस्वीर रुद्रप्रयाग से आई है। बताया जा रहा है कि यहाँ का 80 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल भयंकर आग की लपटों से प्रभावित हुआ है। झुलसते जंगलों से जंगली जानवर निकलकर अब आबादी वाले इलाकों का रुख करने को मजबूर हो रहे हैं। यहाँ वन विभाग की नर्सरी में भी भयंकर आग लगने से काफी संख्या में नई पौध जलकर राख हो गई। वन विभाग के साथ प्रशासनिक अमले की कोशिश है कि जंगल की आग को जल्द से जल्द काबू में लाया जाए, मगर ये कोशिशें कब रंग लाएंगी, इसका इंतजार है। इसी बीच केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के दायरे में आने वाले केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर रामबाड़ा के पास हरे भरे जंगल में आग लगा रहे 6 लोगों पर कार्रवाई की गई है। केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के उखीमठ रेंज के जो केदारनाथ पैदल मार्ग है उसके समीप 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। ये उक्त मार्ग में रामबाड़ा अनुभाग के सेंचुरी क्षेत्र में अतिक्रमण का प्रयास करने के लिए वहां पे क्षेत्र को क्लियर करके वहां पे आग लगा रहे थे, जिसके कारण वहां पे पेड़ पे आग भी लग गई और प्रभागीय वनाधिकारी के नेतृत्व में वहां पे टीम निगरानी के लिए गई हुई थी और उनके द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया और उनको सोनप्रयाग लाया गया है। और इनके विरुद्ध जो है वन अधिनियम के तहत और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। जंगल में फैलती दावानल से पौड़ी जिले में भी जंग जारी है। यहाँ वायुसेना का हेलीकॉप्टर पहले श्रीनगर के जीवी के हेलीपैड पर आग से दो हाथ करने के लिए पानी की बकेट के साथ तैयार हुआ। फिर अलकनंदा नदी पर जीवी के डैम की झील से बकेट में पानी भरकर आसपास के सुलगते जंगलों पर बौछार की। उम्मीद की जा रही है कि इस हेलीकॉप्टर से बरसाया जा रहा पानी जंगल की आग को बुझाने में काफी मददगार साबित हो रहा है। उधर चमोली में भी जंगल धू धू कर जल रहे हैं। कई हेक्टेयर क्षेत्र की वन संपदा जलकर खाक हो गई है। जानकारी के मुताबिक फायर सीजन शुरू होने के बाद से यहां अभी तक 123 वन अग्नि की घटनाएं हो चुकी हैं। फिलहाल तो आग बुझाने की कवायदें युद्ध स्तर पर यहां भी चल रही हैं और हाल ही में जंगल में आग लगाने के मामले में 4 लोगों को वन विभाग ने गिरफ्तार किया है। कमेड़ा के पास कुछ लोग जंगलों में आग लगा रहे हैं करके और वो वहां से भाग करके आगे निकल गए हैं। इसके बाद कर्णप्रयाग पुलिस चौकी में ग्रामीणों द्वारा तहरीर दी गई कि कुछ लोग आगे हैं और उनके पास कुछ बोलेरो गाड़ी में आ रहे हैं, तो कर्णप्रयाग चौकी में उन लोगों को पकड़ा गया। उसके बाद हम कर्णप्रयाग थाने में गए, उनको पकड़ा और उनको सुसंगत जो वन अधिनियम की धाराएं उनके खिलाफ दर्ज करके उनको लेकर आ गए। हालांकि जंगल की आग को बुझाने की तमाम कोशिशों के बीच कुदरत की भी नेमत बारिश के रूप में धधकते जंगलों पर बरसी। तस्वीर टिहरी जिले की है। यहाँ सुलगते जंगलों ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा था। ऐसे में अचानक मौसम ने करवट बदली। टिहरी जिले के ऊपरी हिस्से में खूब ओले गिरे तो निचले हिस्से में जबरदस्त बारिश ने कई हद तक जंगलों की आग पर काबू पाया। बारिश से राहत उत्तरकाशी के बाशिंदों को भी मिली। यहाँ उम्मीद की जा रही है कि ये झमाझम बारिश आसपास पहाड़ों में लगी आग की तपिश को ठंडा जरूर कर गई होगी। फिलहाल तो जहां राज्य के कुछ जिलों में तपती धरती और तपते जंगल पर बारिश की बौछार ने राहत पहुंचाई, ऐसे में यही बारिश इन जंगलों में रह रहे वन्य जीवों के लिए खासकर किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। वहीं दूसरी ओर धधकते जंगलों की तपिश को ठंडा करने के लिए इंसानी कोशिशें भी युद्ध स्तर पर जारी हैं। उम्मीद है 4 धाम यात्रा के शुरुआती दौर में ही धू धू कर जल रहे राज्य के ये तमाम जंगल शांत होंगे। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, टिहरी से कृष्ण गोविंद कंसवाल, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, श्रीनगर से सिद्धांत उनियाल और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जंगलों की आग सिर्फ उत्तराखंड की दिक्कत नहीं है, दुनिया भर के देश जंगल की आग से इस वक्त जूझ रहे हैं। पर्याप्त संसाधन होने के बावजूद इंसान धधकते जंगलों को बचाने में नाकाम साबित हो रहा है। अब देखिए, जापान के जंगल भी आग
यहाँ पर आग लगी हुई है। वहाँ के कई इलाकों में जंगल में आग लगने के बाद सफेद धुआं तेजी के साथ आसमान की तरफ उड़ता हुआ देखा जा सकता है, जबकि नीचे लकीर की तरह आग की लपटें नजर आती हैं। वहाँ भी आग को बुझाने के लिए लगातार हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। जापान की वायुसेना लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में दिन रात जुटी हुई है। हेलीकॉप्टर पानी लेकर जंगलों में लगातार छिड़काव कर रहे हैं और इन हालातों को सामान्य बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के जवानों ने समंदर के बीच फंसे मछुआरों को सही सलामत बाहर निकाल लिया। मई के महीने में कोस्ट गार्ड्स का ये तीसरा रेस्क्यू ऑपरेशन है। इससे पहले भी समंदर के बीच फंसे मछुआरों के लिए कोस्ट गार्ड्स के जवान देवदूत बन के सामने आए थे। बीच समंदर जब मछुआरों पर मुसीबत आई तो कोस्ट गार्ड्स के ये जवान आसमान से राहत का पैगाम लेकर पहुंचे। कोस्ट गार्ड्स की टीम को खबर मिली कि केरल के वेपोर तट से करीब 40 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर एक फिशिंग बोट हादसे का शिकार हुई है। इस बोट पर मौजूद एक शख्स गहरे समंदर में डूबने की कगार पर है। खबर मिलते ही कोस्ट गार्ड्स की टीम फौरन एक्शन में आ गई। हेलीकॉप्टर की मदद से फिशिंग बोट की लोकेशन ट्रेस कर ली गई। इसके बाद समंदर में डूब रहे मछुआरे को फौरन एयरलिफ्ट करके उसकी जान बचा ली गई। कोस्ट गार्ड्स की टीम ने मछुआरे को हेलीकॉप्टर में ही मेडिकल सहायता दी और फिर उसे अस्पताल ले जाया गया। कोस्ट गार्ड्स के सामने चुनौतियां सिर्फ समंदर की सरहदों की सुरक्षा की ही नहीं है। कोस्ट गार्ड्स के जवान समंदर में जाने वाले फिशिंग बोट्स की हिफाजत का भी ख्याल रखते हैं। मछली पकड़ने के लिए समंदर के बीच जाने वाले हर एक नाव रेडियो सिग्नल के जरिए कोस्ट गार्ड से मदद ले सकती हैं। मई महीने की शुरुआत में गुजरात के वेरावल के पास भी बीच समंदर में एक मछुआरे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इस मछुआरे के सिर में चोट लगी थी। कोस्ट गार्ड्स के जवान फौरन मछुआरे के पास पहुंचे और उसे सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। रेस्क्यू के साथ ही कोस्ट गार्ड्स के जवान दूसरे देशों से आने वाले हर एक जहाज पर नजर बनाए रखते हैं। सोमवार को केरल के समुद्री तट के पास पहुंची एक ईरानी फिशिंग वेसल से कोस्ट गार्ड्स को कुछ संदेश मिले। दरअसल इस फिशिंग बोट पर काम करने वाले भारतीय मूल के मछुआरों ने कोस्ट गार्ड्स से मदद की गुहार लगाई थी। इन मछुआरों को फिशिंग बोट के मालिक परेशान कर रहे थे। कोस्ट गार्ड्स की टीम ने अरब सागर में इस फिशिंग वेसल को घेर लिया और भारतीय मूल के सभी मछुआरों को बाहर निकाल लिया। कोस्ट गार्ड्स के इन जवानों की ऐसी मुस्तैदी की वजह से ही समंदर की सीमाएं हर वक्त महफूज रहती हैं। साथ ही कोस्ट गार्ड्स के जवानों की बदौलत ही समंदर के बीच जाने वाले मछुआरे भी खुद को महफूज समझते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात दूसरी खबरों की कर लेते हैं। दुनिया के सबसे मशहूर फैशन इवेंट में से एक है मेट गाला, जिसमें आलिया भट्ट ने अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरा। आलिया ने इस इवेंट में रेड कार्पेट पर भारतीय फैशन डिजाइनर साब्यसाची मुखर्जी की फ्लोरल नेट साड़ी पहनी थी। विदेशी मंच पर भारतीय संस्कृति के मुताबिक आलिया का देसी लुक सुर्खियों में बना हुआ है। आलिया का स्टनिंग लुक, फ्लोरल ग्रीन साड़ी में दर्शकों को बनाया दीवाना। दुनिया की मशहूर फैशन इवेंट्स में से एक मेट गाला 2024 में भारत की ओर से आलिया भट्ट ने शिरकत की। मेट गाला में आलिया भट्ट ने रेड कार्पेट पर अपनी स्टाइल स्टेटमेंट से दर्शकों का दिल जीत लिया। आलिया ने इस इवेंट के लिए न तो वेस्टर्न लुक को चुना और न ही किसी अजीबोगरीब अंदाज को, बल्कि उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति को तरजीह दी। आलिया ने भारतीय फैशन डिजाइनर साब्यसाची मुखर्जी की डिजाइन की गई फ्लोरल मिंट ग्रीन नेट साड़ी पहनी थी, जिसने आलिया की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। मिंट ग्रीन कलर की साड़ी में विदेशी धरती पर उनके देसी अवतार को खूब सराहना मिली। आलिया की साड़ी सिल्क फ्लॉस, ग्लास बीडिंग और रत्नों का इस्तेमाल करके बनाई गई है, जो बेहद कीमती है। इस साड़ी की लुक की बात करें तो फ्लोरल प्रिंट पर हाथ से कढ़ाई की गई है। 23 फुट लंबी साड़ी को बनाने में 163 कारीगर लगे। इस डिजाइनर साड़ी को बनाने में 1905 घंटे लगे हैं और अपनी लुक को कंप्लीट करने के लिए आलिया ने खूबसूरत मैचिंग ज्वेलरी भी पहनी थी। मेट गाला इवेंट में आलिया ने दूसरी बार जलवा बिखेरा। इससे पहले साल 2023 में आलिया ने इस इवेंट में डेब्यू किया था। आलिया के अलावा भारत से युवा व्यवसायी ईशा अंबानी ने मेट गाला में शिरकत की। ईशा रेड कार्पेट पर खूबसूरत गोल्डन फ्लोरल आउटफिट पहने नजर आई।
उनके इस आउटफिट को अनीता श्रॉफ और राहुल मिश्रा ने मिलकर डिजाइन किया। इसे बनाने में 10,000 घंटे लगे। मेट गाला इवेंट के रेड कार्पेट पर शामिल होने के लिए दुनिया भर के सितारे पहुंचते हैं। इस साल भी हॉलीवुड एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज, शकीरा, अमेलिया ग्रेहम-लिन, मिंडी कालिंग, अफ्रीकी सिंगर टीला, जेंडिया, डोजा कैट समेत कई सितारों ने अपने फैशन का जलवा दिखाया। फैशन से जुड़े इस शो की हर साल एक थीम निर्धारित दरअसल की जाती है। थीम के हिसाब से ही इवेंट में शामिल होने वाले स्टार्स तरह तरह के कॉस्ट्यूम्स में अपना जलवा दिखाते हैं और इस साल की थीम द गार्डन ऑफ टाइम थी। मेट गाला शो हर साल न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट में आयोजित किया जाता है। ये न्यूयॉर्क सिटी के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के सपोर्ट के लिए एक चैरिटेबल फैशन शो है। इसकी शुरुआत 1948 में सोसाइटी मिडनाइट सपर के रूप में हुई थी, लेकिन आज ये दुनिया भर में फैशन इवेंट के तौर पर मशहूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे चरण के प्रचार के लिए आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 4 रैलियां कर रहे हैं। करीमनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहली जनसभा की। करीमनगर की रैली से ठीक पहले प्रधानमंत्री ने राजा राजेश्वरी स्वामी मंदिर में वो पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। करीमनगर के बाद प्रधानमंत्री वारंगल पहुंचे, यहां भी उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। वारंगल में पीएम मोदी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तेलंगाना की सभी 17 सीटें और आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों पर 13 मई को वोटिंग होगी। और चलिए इसी के साथ पहुंच गए हैं लंच टाइम के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत की कही बातें। देख लेते हैं आज का विचार। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि विश्व एक विशाल व्यायामशाला है, जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं, मुलाकात होगी एक बार फिर से लंच टाइम में आप सभी के साथ कल। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए JNT। नमस्कार।